चैप्टर स्टार्ट करना है हम लोगों को आज बाल गोविंद भगत। और ये चैप्टर में जब भी पढ़ाता हूँ तो सबसे ज्यादा मुझे खुशी इस बात का सबसे पहले रहता है कि ये कहानी को लिखा गया है राम वृक्ष बेनीपुरी के द्वारा, जो मेरे प्रिय लेखकों में से एक है। इनकी मैं कई सारी कहानियां पढ़ा हूँ। अधिकांश इनकी जो कहानियां होती है किसी एक पात्र के ऊपर उनका जीवन शैली बताना, उनका जीवन में क्या क्या उपलब्धियां था उन सब बातों का जिक्र करना, या फिर कोई यात्रा का वर्णन करना इनका कहानी का या लेखनी का मुख्य तत्व रहा है। बहुत ही अच्छे तरीके से लिखते हैं और इनका हर एक कहानी या इनका हर एक कृत समाज को एक शिक्षा प्रदान करता है, लोगों को काफी प्रोत्साहित करते हैं और लोगों को जीवन के प्रति क्या नजरिया रखना चाहिए उस बात को अपने लेखनी के द्वारा स्पष्ट करते हैं। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग बहुत डिमोरलाइज होते हैं। आप लोग स्टूडेंट है, आप लोग का संग होता होगा, आए दिन होता रहता है कि कभी आपका मूड बहुत अच्छा है, आप पढ़ाई किए, कभी कभी अचानक से ही ना लगता है ना कि मतलब कुछ आपके संग कुछ बैड इंसिडेंट नहीं हुआ रहता है मगर आपका मूड ऑफ रहता है। मेरे संग तो अक्सर होता रहता है ऐसा कि कुछ होता नहीं है ऐसा नेगेटिव चीज, मगर अपने आप मूड ऑफ हो जाएगा या फिर हम अपने आप को डिमोरलाइज फील करेंगे। उस वक्त हम लोगों के मन में बहुत ही नकारात्मक तत्व पैदा होते हैं। तरह तरह का सैड सॉन्ग दिमाग में चलता रहता है, लगता है कि हाँ एज इफ की ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, और हम लोग और ज्यादा डिप्रेस्ड होते जाते हैं। उस वक्त मन करता है कि कोई ऐसा इंसान आए जो हमको प्रोत्साहित करे, जो मेरे लिए एक मोटिवेशन क्रिएट करके दे। राम वृक्ष बेनीपुरी जी के द्वारा लिखा हुआ ऐसा ही एक कहानी, और इस कहानी का जो मुख्य पात्र है उसका जिस तरीके से जिंदगी जीने का ढंग बताया गया है वो काफी प्रेरणा देने वाला है, जो हम सबको सीखना चाहिए। तो कहानी शुरू करते हैं। बाल गोविंद भगत मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे, 60 से ऊपर के ही होंगे। अब सबसे पहला बात तो बच्चों यहाँ पे हम थोड़ा रुकना चाहेंगे। पहले के समय का इंसानों का खान पान और अभी के समय के लोगों का खान पान में जमीन आसमान का अंतर हो गया है। पहले मैगी पिज्जा बर्गर नहीं हुआ करता था और अभी मैगी पिज्जा बर्गर हो गया है, जो एक मेजर, जैसे हम डिफरेंस लिखते हैं तो डिफरेंस में बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन लिखते हैं ना, तो ये मेजर बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन आ गया है कि आज के समय में जो इतना सारा ढाबा और रेस्टोरेंट खुल गया है, पहले के समय में इतना रेस्टोरेंट और ढाबा नहीं होता था। तो रेस्टोरेंट और ढाबा में जो भी खाना बनता था वो खाना घर में लोग बना करके मिल करके खाया करते थे। और पहले का समय में जो अनाज उत्पन्न होता था वो अनाज में किसी तरह का मिलावट नहीं होता था। अभी के समय में जितने भी सब अनाज ग्रो हो रहे हैं सब करप्टेड, एडल्ट्रेट जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, वैसा सब क्रॉप्स का ग्रो किया जाता है। इंजेक्शन लगा दीजिए, क्रॉप जो है आपका कोई जो वेजिटेबल है 2 इंच लंबा हो जाएगा। हाँ, तो यही सब कुछ चल रहा है। यही कारण है कि हम लोग 60 साल तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाते हैं, और पहले के समय के लोग अभी भी 85-90 साल का उम्र होने के बावजूद हर रोज सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं, अच्छा खासा चल लेते हैं, दौड़ लेते हैं और काफी फिट। ऐसा ही एक कैरेक्टर है बाल गोविंद भगत का, जो आपको कहानी के आगे जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे तो और स्पष्ट होते जाएगा। बाल पक गए थे, लंबी दाढ़ी या जटा जूट तो नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से ही जगमग किए रहता। कपड़े बिल्कुल कम पहनते, कमर में एक लंगोटी मात्र और सिर में कबीर पंथियों की सी कनफटी टोपी। कबीरदास जी का यदि आप लोग फोटो देखे होंगे पिक्चर वगैरह में, तो आप वो कबीर पंथी टोपी जो है, जो ऐसे इस साइड से खाली बस खाली कान ढका हुआ रहता है, तो टोपी आप लोग कबीरदास जी को पहने हुए देखे होंगे। बाल गोविंद भगत भी इनका जो
वेशभूषा था, उस वेशभूषा का एक अंग था कबीरपंथी टोपी। जब जाड़ा आता एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते। हम लोग जाड़ा में क्या होता है, एक कपड़ा दो कपड़ा जैकेट पैकेट सब पहन करके निकलते हैं। हम ऐसे बहुत पतले दुबले हैं, मगर ठंड के समय में जब जैकेट वैकेट पहन लेते हैं एकदम हट्टा कट्टा दिखने लगते हैं। हम लोगों को इतना प्रोटेक्शन चाहिए होता है। इनका क्या डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि बस खाली एक काला कंबल ऊपर से ओढ़ कर रहते थे। मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन, चंदन का एक प्रकार है जो नाक के एक छोर से ही औरतों के टीके की तरह शुरू होता था। मतलब देखिएगा, छठ पूजा में देखते होंगे आप लोग कि औरत तो जो सिंदूर लगाती है काफी लंबा सिंदूर होता है, तो इनका जो है ये यहाँ से नाक से ऊपर तक इनका टीका आता था, और ऐसे ही टीका कबीरदास जी भी लगाया करते थे। इससे एक बात स्पष्ट होता है, यदि पूछा जाए कि बाल गोविंद भगत कबीर के बहुत बड़े प्रशंसक थे, प्रमाण कीजिए, तो ये सब हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि कबीर की तरह ही ये भी जो टीका लगाते थे काफी लंबा होता था और कबीरपंथी टोपी पहना करते थे। और कहानी आगे पढ़िएगा तो और भी बहुत सारा तत्व आप लोगों को मिलेगा। हम लोग जिसको फॉलो करते हैं या जिसको अपना आइडल मानते हैं, उनका कई सारा लुक्स वगैरह हम लोग लेना पसंद करते हैं। जैसे मेरा एक छात्र है मधुराम लाखोटिया, शाहरुख खान का बहुत बड़ा प्रशंसक है, तो वो शाहरुख खान के जैसा हेयर रखना शुरू कर दिया है अभी से। ये हम लोगों का होता है, साइकोलॉजी होता है कि हम लोग उनको कॉपी करते हैं। अनिल कपूर को आप बहुत पसंद करते हैं तो आप अनिल कपूर की तरह झकास बोलना पसंद करते हैं, उनके तरह आप चलना पसंद करते हैं। वैसे ही कुछ लोग सलमान खान को बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं तो अक्सर नंगे घूमते रहते हैं। अलग अलग लोगों का अपना अपना आइडल और उनका फॉलो करने का तरीका। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडौल माला बांधे रहते। अब बोलिए आज के समय में आपको कौन ऐसा इंसान दिखेगा जो अपने गले में तुलसी का जड़ का माला पहना हुआ रहेगा। आज के समय में लोग 22 तोला 24 तोला 42 तोला पहन करके चलना पसंद करते हैं, जो कि उनको ऐसा लगता है कि यदि 22 तोला सोना का यहाँ पे पहन के चलेंगे तो उनका समाज में एक औधा, उनका एक रेपुटेशन को और इंक्रीज करेगा, उनका प्रेस्टीज काफी अप कर देगा। उस समय बताया जा रहा है बाल गोविंद भगत जी यहाँ पे तुलसी के जड़ का माला पहन के चला करते थे। इसका कुछ फायदा होता था, ऐसा माना जाता है तुलसी का जड़ का माला यदि आप पहन कर रहिएगा तो आपका जितना भी हृदय संबंधित रोग होता है, हृदय संबंधित रोग से आप निजात रहिएगा, आप मुक्त रहिएगा। तो ये इनका कुछ चारित्रिक विशेषताएं बताया जा रहा है, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो बताया जा रहा है। इसको आप लोग मार्क कर लीजिएगा, एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। ऊपर की तस्वीर से ये नहीं माना जाए कि बाल गोविंद भगत साधु थे, नहीं, बिल्कुल गृहस्थ। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में जिस तरीके से बाल गोविंद भगत का चित्रण किया गया है कि उनका वेशभूषा कैसा था, उनका अपीयरेंस कैसा था, इसको पढ़ करके हमारे आंखों के सामने जो एक छवि बनता है, उस छवि के अनुसार कोई भी इंसान यही बोलेगा कि बाल गोविंद भगत जरूर कोई एक साधु थे, क्योंकि बहुत कम वस्त्र पहनते थे, बहुत कम कपड़ा लेकर के घुमा करते थे, टीका लंबा लगा करके रखा करते थे, और साथ ही साथ कबीरपंथी टोपी भी पहने रहते थे। तो कोई भी यही बोलेगा कि ये जो थे साधु थे। मगर यहाँ पे लेखक बोलते नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, उनके बेटे और पतोहू को तो मैंने देखा था। पतोहू का अर्थ हो गया बहू, ठीक है। पतोहू को तो मैंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते, परिवार रखते भी बाल गोविंद भगत थे साधु की सब परिभाषाओं में खड़े उतरने वाले। मतलब यहाँ लेखक बोलते हैं कि वो साधु थे नहीं, मगर साधु का एक जो डेफिनेशन होता है, सच्चा साधु का डेफिनेशन का बात बोल रहे हैं। आजकल के साधु का बात नहीं बोल रहे हैं जो प्रोफेशनल साधु बन गए हैं, जो लोग पैसा के लिए साधु बन गए हैं, सुबह को साधु रहते हैं, रात को डिस्को में जाते हैं। हम उन सब साधुओं का बात नहीं कर रहे।
साधुओं का जिस प्रकार का दिनचर्या होता है, हम वैसे साधु का बात कर रहे हैं। लेखक कहते हैं कि खेती बाड़ी भी करते थे, परिवार भी रखते थे। देखिए बच्चों, साधु जो होते हैं या तो सन्यासी होते हैं या तो ब्रह्मचारी होते हैं, मगर ये ना ही सन्यासी थे ना ही ब्रह्मचारी थे। उस हिसाब से देखा जाए, उस लिहाज से देखा जाए तो साधु नहीं हुए, मगर इनका जो क्रियाकलाप था, इनका जो एक्टिविटीज था, वो पूरा एक साधु से मिलता था। कबीर को साहब मानते थे, उन्हीं के गीतों को गाते, उन्हीं के आदेशों पर चलते, कभी झूठ नहीं बोलते, खरा व्यवहार रखते। खरा व्यवहार रखते मतलब सबके संग बहुत ही मिलनसार व्यवहार रखते, मतलब अननोन आदमी से भी मिलेंगे तो अजीब व्यवहार नहीं करते, इनफैक्ट उनसे बहुत मिलजुल करके बातचीत किया करते थे। किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते, ना किसी से खामखा झगड़ा मोल लेते, किसी की चीज नहीं छूते, ना बिना पूछे व्यवहार में लाते। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते कि लोगों को कुतूहल लिखा हुआ है, अब ये कौतूहल होगा, ठीक है, कौतूहल होता, कौतूहल होता मतलब लोगों के अंदर एक क्वेश्चन का मानो पर सीरीज चलने उठता। कभी वो दूसरे के खेत में शौच के लिए भी नहीं बैठते। वो गृहस्थ थे, लेकिन उनकी सब चीज साहब की थी। जो कुछ खेत में पैदा होता, सिर पर लाद कर पहले उसे साहब के दरबार में ले जाते, जो उनके घर से 4 कोस दूर पर था। एक कबीरपंथी मठ से मतलब अर्थ क्या हो गया समझिए। हम लोगों के घरों में, सभी के घर में एक परंपरा होगा कि हम लोग घर में जब खाना बनता है तो खाना, लोग खाने के पहले एक खाना का एक प्लेट निकाल करके भगवान जी को चढ़ाया जाता है, ठीक है। भगवान जी खा लेते हैं, उसके बाद हम लोग का खाना शुरू होता है। ये होता है अक्सर बहुत सारे घरों में, ये परंपरा रहता है। अब देखिए उस समय कबीरदास जी भगवान के दर्जे में नहीं थे, मगर ये कबीरदास जी को भगवान से कम नहीं मानते थे। तो इनके घर से कुछ दूर पे कबीरपंथी मठ था, मतलब कबीर दास जी के जितने सब फॉलोअर्स थे, उनके द्वारा बनाया गया एक आश्रम था, जहाँ पे कबीर दास जी के विचारों को बतलाया जाता था और उनके सब फॉलोअर्स एक साथ रहते थे। तो बाल गोविंद भगत क्या करते थे कि इनके खेत में जो कुछ भी उगता या फिर कुछ भी जो इनका अपना होता था, पहले अपने इस्तेमाल करने से पहले कबीरपंथी मठ में ले जाकर के दिया करते थे। वो दरबार में भेंट रूप रख लिया जाकर प्रसाद रूप में जो उन्हें मिलता, उसे घर लाते और उसी से गुजर चलाते। सपोज 5 किलो आलू हुआ, और 5 किलो आलू चढ़ा दिए कबीरपंथी मठ में। अब कबीरपंथी मठ वाले लोग क्या किए, 2 किलो आलू रख लिए और 3 किलो आलू इनको दे दिए। अब वही 3 किलो आलू ये अपने घर पे लाते और अपना परिवार चलाते, ठीक है। अब आप लोग के मन में एक प्रश्न होगा कि सर वो 2 किलो आलू का वो लोग क्या करता होगा। वहां पे भंडारा बनता है, गरीब लोगों को, अगल बगल के लोगों को हर रोज खाना खिलाने के लिए भंडारा, इन्हीं सब चीजों से भंडारा का इंतजाम होता था, ठीक है। क्लियर बात यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं। इन सब के ऊपर मैं तो मुग्ध था उनके मधुर गान पर, जो सदा सर्वदा ही सुनने को मिलते। कबीर के वे सीधे साधे पद जो उनके कंठ से निकलकर सजीव हो उठते। लेखक कहते हैं कि बाल गोविंद भगत को अक्सर कबीरदास जी के अलग अलग दोहों को गाते हुए सुना जाता था, और बाल गोविंद भगत के कंठों से जब कबीरदास जी की उन सब दोहों को सुना जाता, तो ऐसा लगता कि मानो वो सजीव हो गए हो, मतलब मानो कि वो सारे जितने भी सब दोहे हैं, मानो कबीरदास स्वयं सामने आ करके वो सारे दोहे गुनगुना रहे हो या उसे पढ़ रहे हो। आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा है। कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है। धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं। औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है। आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं। ठंडी पुरवाई चल रही है। ठंडी पुरवाई, पुरवाई मतलब होता है पूरब से आने वाली हवा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पूरब की ओर से आने वाली हवा को पुरवाई बोलते हैं। ऐसे ही समय आपके कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कर उठी। गांव में
आप लोग जब कभी रहिएगा तो वहां का वातावरण बहुत अच्छा होता है। आप सुबह सुबह 5 बजे, 5:15 बजे यदि निकल करके वहां के खेत खलिहान में जाइएगा तो मिट्टी का सौंधी सौंधी खुशबू आपको एकदम एनर्जाइज कर देगा। दूसरा बात, उस वक्त जब आप आसमान की तरफ देखोगे ना तो आपको मानो आपके बॉडी में आसमान को आप देख रहे हो और आसमान से मानो एक एनर्जी का किरण निकल रहा है जो आपके बॉडी को चार्ज कर रहा है, जिस तरह मोबाइल चार्ज होता है। इस तरीके का वातावरण होता है। और गांव में सबसे अजीब बात क्या है, आप देखिएगा कि सुबह सुबह 5 बजे बुजुर्ग लोग को देखिएगा। आप जिस समय जाओ गांव के खेत में जाकर के सुबह सुबह खड़े हुए हैं, आपको दिखाई पड़ेगा कि बुजुर्ग लोग नहा करके तालाब से निकल रहे हैं और अलग अलग गीत गाते हुए निकलते हैं। कोई श्री रामचंद्र जी का गाना गा रहे हैं, कोई कबीरदास जी के दोहे गा रहे हैं, कोई तुलसी वंदना कर रहे हैं। तो मतलब यदि दिन का शुरुआत ऐसे होना तो पूरा दिन बहुत ही तंदुरुस्त भरा जाता है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बाल गोविंद भगत भी इसी तरीके के माहौल को गांव में तैयार करने का काम किया करते थे। ये क्या है, ये कौन है, ये पूछना ना पड़ेगा। बाल गोविंद भगत समूचा शरीर कीचड़ में लिथड़े अपने खेत में रोपनी कर रहे हैं। सुबह सुबह उठ करके अपना खेत में खेती बाड़ी करने का काम में जुट गए हैं। उनकी अंगुली एक एक धान के पौधों को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है। पंक्तिबद्ध मतलब हो गया लाइन वाइज, इन अ रो। इन अ रो जो है पौधों को बिठा रही है। उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़े लोगों के कानों की ओर। मतलब इतना सुर में गा रहे हैं कि मानो उनका गीत का एक हिस्सा भगवान को समर्पित हो रहा है और दूसरा अगल बगल के लोगों को। सोनू निगम की तरह गा रहे हैं, कहने का अर्थ हो, हिमेश रेशमिया की तरह नहीं। अब आगे देखेंगे हम लोग। बच्चे खेलते हुए झूम उठते हैं, मेड़ पर खड़ी औरतों के होठ कांप उठते हैं, वे गुनगुनाने लगती हैं, हलवाओं के पैर ताल से उठने लगते हैं। जब कोई अच्छा गाना बजता है तो ऑटोमेटिक हम लोग का हाथ भी हिलने लगता है, हम लोग का बॉडी भी हिलने लगता है, हम लोग भी गुनगुनाने लगते हैं। ये फितरत है। तो बाल गोविंद भगत इतना अच्छा गा रहे हैं कि उनका गाना जो लोग सुन रहे हैं वो लोग भी उनके साथ साथ गुनगुनाने लगते हैं। उदाहरण किसका किसका दिया हुआ है, हलवाहो। हलवाहो मतलब हो गया हलवाई, जो सुबह सुबह उठकर गांव में पकवान बनाने का, पूरी कचौड़ी बनाने का काम कर रहे हैं, वो लोग भी गुनगुनाना शुरू कर देते हैं। रोपनी करने वालों की अंगुलियां एक अजीब क्रम से चलने लगती है। जैसे क्या होता है, हम कई बार बोलते हैं, हर बैच में बोले हुए हैं, साइकोलॉजी में एक बात बताया जाता है कि म्यूजिक थेरापी क्या होता है। म्यूजिक थेरापी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है और हम म्यूजिक थेरापी मानते भी है और हम इसको प्रैक्टिकली अपने बहुत सारे स्टूडेंट लोग के लाइफ में इम्प्लाई भी किए हुए हैं, खुद अपने लाइफ में भी इम्प्लाई किए। कई बार होता है हम लोग जब बहुत ही उदास रहते हैं, डिमोरलाइज्ड रहते हैं, तो हम लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उस वक्त कुछ कुछ ऐसा म्यूजिक है, कुछ कुछ ऐसा म्यूजिक तो नहीं, मेरे पास ऐसा बहुत सारा लिस्ट है। यदि उसको आप ध्यान से सुनो, कान में ईयरफोन लगा करके, बस खाली आंख बंद करके, रूम डार्क होना चाहिए, उसके बाद देखिएगा आपका काम करने का स्पीड 5 गुना बेसी हो जाएगा। मानो कि आप कॉम्प्लान पी लिए हो 5-10 ग्लास, इतना आप एनर्जाइज हो जाएंगे। आप एक स्पीड पकड़ लीजिएगा, एक तूफान आ जाएगा आपके अंदर। यहाँ बताया जा रहा है कि ये बाल गोविंद भगत का जो स्वर था उसमें इतना ताजगी था, उसमें इतना स्पष्ट स्पष्टीकरण था कि जो लोग सुनते थे उनका हाथ काम करने का जो स्पीड है वो काफी बढ़ जाया करता था। भादों की वो अंधेरी अधरतिया, अधरतिया मतलब आधी रात, थोड़ी ही देर पहले मूसलाधार वर्षा खत्म हुई है। बादलों की गरज, बिजली की तड़प में आपने कुछ नहीं सुना हो, किंतु अब झिल्ली की झंकार या दादुरों की टर्टर बाल गोविंद भगत के संगीत को अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती। उनके खंजड़ी डिमक डिमक बज रही है और वे गा रहे हैं। क्या गा रहे हैं ये सुनिए। गोदी में पियोवा चमक उठे सखिया, चिहुक उठे ना। हाँ, पिया तो गोद में ही है किंतु वो समझती है वो अकेली है, चमक उठती है, चिहुक उठती है। ये गांव का जैसे एक फोक सॉन्ग होता है ना, जैसे राजस्थान में
केसरिया बालम पधारो मारो देश, वहां का एक राजस्थान जाइएगा, खास करके आप डेजर्ट इलाके की तरफ जाइएगा, जोधपुर जाइएगा, जयपुर जाइएगा, आपको ये चलता हुआ मिलेगा। आपको एक अलग से फीलिंग आएगा कि हाँ मुबारक हो आप राजस्थान में हैं। उसी तरह आप उत्तर प्रदेश में जाइएगा, आप जैसे बनारस इन करिएगा, आपको एक अलग अलग एक दृश्य नजर आएगा। उसी तरह आप पंजाब जाइएगा, आप जैसे अमृतसर चंडीगढ़ घुसिएगा, आपको समस्त गुरुद्वारों से वाहेगुरु का जो प्रेयर होता है वो आपको सुनाई पड़ने लगेगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप पंजाब हो। ये सब जगह का निशानी है। आप पाकिस्तान में जाइएगा तो वहां पे चारों तरफ से अजान का आपको आवाज सुनाई पड़ेगा। आपको बता दें बच्चों, ये जो अलग अलग धर्म से जुड़ा हुआ ये सब जो वहां का एक एक ट्रेडिशन होता है, एक जो रिचुअल होता है, वो किसी भी नास्तिक इंसान को भी ना उसके मन में एक बार धर्म के प्रति श्रद्धा जगा देगा। एक छोटा सा उदाहरण अपने निजी जिंदगी का आप लोग को बताना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे। आप लोगों में से बहुत होंगे जो भूतनाथ मंदिर गए होंगे आप लोग भूतनाथ मंदिर। भूतनाथ मंदिर मेरा जाना होता है, मतलब मेरे लाइफ का सुप्रीम कोर्ट मानते हैं हम, हमको भूतनाथ मंदिर जाना ही जाना है, हर मंडे हमको पहुंचना है। ठीक है, तो भूतनाथ मंदिर में वो शाम का 5 सवा 5 बजे के आसपास का समय, वो जो बाबा का आरती होता है, महादेव का जो आरती होता है, वो आरती यदि आप 10-15 मिनट खाली वो जो स्वर होता है ना, एक तरफ घंटी बज रहा है, एक तरफ ढोलक बज रहा है, उसको जो आवाज जो आपके कानों में जाएगा ना, आपको इतना एनर्जाइज्ड कर देगा। आप कभी चल जाइए द्वारका, चल जाइए द्वारका में जो कृष्ण जी का पूजा होता है, तो आपको कुछ नहीं करना, आप बस खाली उस मंदिर में खड़े हैं, आप बस उस पूजा को ध्यान से देख रहे हैं। वहां का जो ध्वनि है, वहां का जो ओंकार है, उस आवाज से आपका पूरा बॉडी जो है ना एनर्जाइज्ड हो उठेगा। इसी तरीके का वातावरण यहाँ पे बतलाया गया है। ये एक फोक सॉन्ग है जो वहां पे बाल गोविंद भगत गाते हैं। उसी भरे बादलों वाले भेदों की आधी रात में उनका ये गाना अंधेरे में अकस्मात कौन उठने वाली बिजली की तरह किसे ना चौंका देता। अरे अब सारा संसार निस्तब्धता में सोया है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है। जब सब कोई सो जाता है तो उस वक्त बाल गोविंद भगत अपना एक अद्भुत गीत पेश करते हैं जो सुनने वालों को भी अचंभित कर देता है। इतने रात में इतना अच्छा गीत कौन गा सकता है। फिर सबको याद आता है कि ये काम करने वाला सिर्फ एक जन है, वो है बाल गोविंद भगत। और आज के समय में रात को 1 बजे गाना चलता है, आंटी पुलिस बुला लेगी। रात को 1 बजे गाना चलता है, लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है, एंड लुंगी डांस। एकदम स्टूपिड सॉन्ग्स चालू कर लिया जाता है। ये सब ऐसे सॉन्ग्स होते हैं, सुन लीजिए तो ना आपको नींद आएगा ना चैन। अगला वो रात तो आपका बर्बाद होगा ही, नेक्स्ट डे भी पूरा आपका बर्बाद चल जाएगा, नरक में चल जाएगा। रात को 1 बजे हम अपना बताते हैं कहानी। 5-6 दिन पहले हम एक जगह से आ रहे थे, रात का 1:30 बज गया था। रात को 1:30 बजे गली से मेरा गाड़ी निकल रहा है, तो गाना चल रहा है, चल ले चले तुझे तारों के शहर में। हाँ, रात को 1:30 बजे चल रहा है। इतना हॉरिबल चीज था, बोलिए। रात को 1:30 बजे कोई इतना पूरा फुल साउंड में तारों के शहर में जब लेके चलेंगे। बहुत अंतर होता है पहले के समय के लोगों का। और ये जो आप दृश्य पढ़ रहे हैं, ये आज भी आप गांव में, आप लोग शहर में बहुत रहे हैं। देखिए बच्चों, हम कभी आज तक गांव नहीं गए, मेरा कोई गांव नहीं, मगर इन सब चीजों को पढ़ करके ना जो एक गांव का छवि अपने आंख के सामने मेरे आंख के सामने बनता है, उससे मेरा मन बहुत प्रफुल्लित हो जाता है। हमको नहीं पता कि आप लोग में से कितने लोगों का गांव होगा, आप लोग गांव गए भी है कि नहीं गए हैं, मगर गांव कभी जाइए ना, तो वहां पे खाली खेलने कूदने के अलावा कभी इन सब चीजों को एंजॉय करना, इन सब चीजों को फील करने का कोशिश करिए। इसमें जो मजा है वो किसी में मजा नहीं। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत के, कार्तिक लिखा हुआ है बच्चों, इसको चेक कर लीजिएगा, कार्तिक होगा। कार्तिक मास होता है, कार्तिक महीना होता है। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, ना जाने किस वक्त जग कर वो नदी स्नान को जाते, गांव से 2 मील दूर। वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे, मतलब होता है तालाब, पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। खंजड़ी मतलब होता है कैसे आप लोग को समझाया बाबू, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है
इस तरह माउथ ऑर्गन होता है ना, उस तरह खंजरी होता है जो छन छन आवाज करता है। आप लोग देखे होंगे वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले लोग अभी भी उसका इस्तेमाल करते हैं, तो छन 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 आवाज करता है। बच्चा लोग को बोलता है ना, क्या बोलते हैं उसको, बच्चा लोग को उसमें से बजाया जाता है। कभी भजन कीर्तन में भी देखते होंगे, आंटी तो बैठी रहती है, हाथ में लेकर के बजाते रहती है, उसका प्लेट का बजने का आवाज आता है, तो वही वही म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया ये। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में भी उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। माघ का महीना था, बहुत ठंडा पड़ता है। उस वक्त जब कोई आदमी बाहर निकलने का हिम्मत भी नहीं सोचता भी नहीं होगा, उस वक्त बाल गोविंद भगत का आवाज सुनाई पड़ रहा था तालाब के किनारे, और ये सुन करके मुझसे रहा नहीं गया, मैं निकल पड़ा। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे, मतलब अभी सुबह नहीं हुआ था। पहला बात तो सुबह ब्रह्म काल मुहूर्त जिसको बुलाया जाता है, आप लोग सुने होंगे ब्रह्म काल मुहूर्त 3:30-4 बजे का माना जाता है। ये ऐसा समय होता है जब हमारे हिंदू धर्म में माना जाता है कि देवी देवता भ्रमण करने निकलते हैं और चेक करते हैं कि कौन लोग उठ किया है, कौन लोग नहा करके रेडी है, और उन लोगों को साक्षात मतलब भगवान का कृपा रहता है, ऐसा माना जाता है। अभी से नहीं माना जाता है, ये हमारा वेदों में भी ये बात लिखा हुआ है। इसीलिए पहले के लोगों का हैबिट था ब्रह्म काल मुहूर्त में उठ करके, ब्रश करके, नहा करके, फ्रेश होकर के, सूरज का पहला किरण जैसे पृथ्वी को टच करता, वो लोग सूर्य भगवान को जल अर्पित करते। नतीजा ये कि वो लोग हमेशा बहुत ही चुस्त दुरुस्त रहा करते थे, बहुत ही तंदुरुस्त रहा करते थे। अभी तो 10 बजे तक आप लोग सोते रहते हैं। 8 बजे क्लास का बोल दीजिए तो बगावत करने के लिए उठ जाएंगे, इतना सुबह सुबह कौन क्लास करेगा। मगर वो लोग भी इंसान थे, आप लोग भी होमो सैपियंस। ठीक है, अब इसके बाद का जो पोर्शन है ये अपने लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। यहाँ तक आप लोग मान